मोदी और मुसलमान को लेकर जितने मुंह उतनी बातें आज से नहीं सालों से होती आई। और वक्फ कानून को लेकर आए पीएम मोदी तो फिर वही नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन जब गरीब मुसलमानों के भले के लिए वक्फ एक्ट लाने से पीएम मोदी को संसद में ये लोग नहीं रोक पाए तो फिर दौड़ दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए। कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर सुनवाई का पहला राउंड था, जिसमें ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों ने घोड़े खोल दिए कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह से इस कानून पर ही रोक लगवा लें। लेकिन कल वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में राउंड 2 की बारी थी। आज भी सिब्बल, सिंघवी, ओवैसी एंड कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से वो झटका लगा जिसे वो ना तो दिखा पा रहे हैं ना छुपा पा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की हर बात आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है अब तक भी खबर जारी होगी भाई सुप्रीम कोर्ट में ये हो गया वो हो गया। आपको बड़ी खबरें पता ही नहीं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, क्या खेला हुआ है इन लोगों के साथ ही आज सबकी नजर कलकत्ता हाईकोर्ट पर भी थी, जहां ममता सरकार की छीछालेदर हो गई। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका दिया और इसी बीच नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर आई जिसे देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं की परेशानी और बढ़ जाएगी। आज प्रधानमंत्री के घर पर मुसलमान उनसे मिलने पहुंच गए और वक्फ कानून को लेकर पीएम को थैंक यू बोलने लगे। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने भी वक्फ कानून पर बड़ा बयान दे दिया। पीएम मोदी ने बता दिया कि वो कब से वक्फ कानून को लेकर प्लानिंग कर रहे थे और वो बयान, पूरा बयान क्या है आज आपको सुनाऊंगा। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता सरकार को कैसे झटका लगा वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले बात वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, जिसकी बड़ी बातें आपको बता देता हूं। पहली बड़ी बात, वक्फ कानून पर सुनवाई के राउंड 2 में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर तुरंत कोई रोक नहीं लगाई, जैसी विपक्ष की पार्टियां और मुस्लिम संगठन मांग कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून के 2 पॉइंट पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। बाकी वक्फ कानून के नए प्रावधान जस के तस लागू होंगे। वो 2 पॉइंट्स क्या हैं अभी आपको थोड़ी देर में डिटेल से बताऊंगा। तीसरी बड़ी बात, वक्फ कानून पर डिटेल रिप्लाई करने के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है और मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। यानी जिस तरह से इंडी गठबंधन ये माहौल बना रहा था कि वक्फ कानून तो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, कोर्ट में तो तुरंत ही गिर जाएगा, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ऊपर से कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाया तो ऐसा खेला हो गया कि ओवैसी, सिब्बल, सिंघवी का चेहरा उतरा दिखने लगा था। वो तो उनको संभालना पड़ा कि कहीं बाहर मुसलमान में ये मैसेज ना चला जाए कि क्या हो गया है। वो खेला क्या है वो भी बताऊंगा, कैसे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस चैप्टर का प्रीकैप देख लीजिए जो आपको बताएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या खास है। हम उसकी आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की और रेवेन्यू रिकॉर्ड में गवर्नमेंट का आ गया तो क्या वो चीज़ थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। जगन्नाथ टेम्पल का, माता वैष्णो देवी का, तिरुपति का, काशी विश्वनाथ का, सिर्फ उसी समुदाय, उसी धार्मिक वर्ग के लोग ही उसका संचालन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का लाया नया वक्फ कानून इंडी गठबंधन की आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि अगर मुसलमानों में यह मैसेज चला गया कि पीएम मोदी ने उनकी भलाई के लिए कितना बड़ा काम किया है तो फिर इंडी गठबंधन की राजनीति की दुकान ही बंद हो जाएगी। इसलिए वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में अभी 7 दिन का ब्रेक लग गया है। यह ब्रेक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। आज वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ पहले उसकी डिटेल बता देता हूं। दरअसल आज कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ कानून पर रोक लगाने का कड़ा विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह कानून बहुत विचार विमर्श के बाद संसद से पास हुआ है। भाई, सरकार का पक्ष सुने बिना इस पर कोई रोक लगाना ठीक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल को यह कड़ा विरोध इसलिए जताना पड़ा क्योंकि बुधवार को सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों को डी नोटिफाई करने की ताकत और वक्फ काउंसिल बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति पर सवाल उठा दिए थे। इस पर आज सॉलिसिटर जनरल ने पूछा कि क्या कोर्ट कुछ शुरुआती प्रावधानों को जानकर इन प्रावधानों पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है क्या। सरकार के वकील ने कहा कि अगर आप इन प्रावधानों पर रोक लगाते हैं तो यह एक रेयर मामला होगा। ऐसा बार बार नहीं होता कि भाई संविधान से पास हो कानून और आप 4 बातें सुने उसकी, पढ़े उसकी और उस पर आप रोक लगाते। तो सरकार की तरफ से वकील ने याद दिलाया कि यह बहुत रेयर मामला होगा कि आप ऐसा कर रहे हैं। तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सरकार को कई पक्षों की तरफ से पुराने कानून की खामियों की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद कानून लाया गया है। सरकार के वकील ने कहा कि कुछ मामलों में तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया।
यह भी तर्क दिया गया कानून के खिलाफ कुछ याचिकाएं तो राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले ही डाल दी गई थी और बेंच ने उसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया। इन दलीलों के बीच कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम अभी इस मामले में आखिरी फैसला नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकारों की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने भी कहा कि अगर कोर्ट एक हफ्ते तक कोई अंतरिम आदेश नहीं पारित करेगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यानी नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से जो वकील पेश हुए, राज्यों की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया, बहुत स्ट्रांगली याद दिलाया कि भाई इस देश की जनता नेताओं को चुनकर भेजती है कानून बनाने के लिए, उनका काम करने के लिए। कल को भाई वो नेता जाएगा, पब्लिक पूछेगी कि आपने वक्फ पे क्या किया, आपने तो रोका नहीं वो जो सालों से चला आ रहा है। नेता क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। पब्लिक को लेकर अकाउंटेबिलिटी जो है वो नेता की ज्यादा है ना भाई, पब्लिक कहेगी हमने चुन के भेजा था आपको। यही सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकीलों ने याद दिलाई कि भाई आप सोचिए आप क्या करने जा रहे हैं। इन सब दलीलों और तर्कों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा कि ठीक है आप 7 दिन में जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कानूनी लड़ाई पर 7 दिन का ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन यह वक्त देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें क्लियर कर दी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है, पूरे कानून पर कोई रोक नहीं लगी है। सिर्फ 2 पॉइंट पर जो अभी तक स्थिति बनी हुई है वही यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। वो 2 पॉइंट कौन है? पहला यह कि 5 मई यानी अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। यानी जो संपत्तियां वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड के तहत नोटिफाई की गई हैं उनको डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, मतलब उनको जो है उनका खत्म नहीं किया जाएगा मामला। दूसरा कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति अभी अगले आदेश तक मत कीजिएगा, जो अगली सुनवाई होनी है तब तक मत कीजिएगा। यानी ये सिर्फ 2 पॉइंट छोड़कर बाकी कानून वैसा का वैसा बना हुआ है। जब सरकार ने इन 2 पॉइंट्स पर कोर्ट को भरोसा दे दिया कि भाई ठीक है एक हफ्ते में कोई ऐसा तूफान तो आ नहीं जाएगा, ठीक है हम नहीं करेंगे, तो फिर अगली तारीख दे दी गई कि ठीक है अगली बार सुना जाएगा। इन 2 पॉइंट्स पर रोक को इंडी गठबंधन के नेता अपनी जीत और पीएम मोदी की हार बताने लग गए। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, इनको सुन लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूं कि ये क्या छुपा रहे हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। यानी सिर्फ 2 पॉइंट पर सरकार का जवाब आने तक अंतरिम रोक लगी है और ये लोग उसका ढिंडोरा पीटने लगे कि अरे इससे साबित हो गया कि बेकार कानून था, जबकि कोर्ट खुद कह रहा है कि इस कानून में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें हैं जो बताई जानी चाहिए। मतलब कोर्ट मान रहा है कि अच्छी चीजें हैं भाई इसमें। अब यह समझ लीजिए कि वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे इंडी गठबंधन ने अपनी जीत तो बता लिया, लेकिन जो इस पर पेच है उसे कैसे इन लोगों ने छुपा लिया। दरअसल नए कानून में वक्फ बाय यूजर को लेकर यह साफ साफ लिखा है कि जो भी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वो प्रॉपर्टी वक्फ ही रहेगी, यानी उनको डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है उस पर कोर्ट ने नहीं कहा कि भाई इसको आप जो है डीनोटिफाई नहीं करेंगे। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को डीनोटिफाई नहीं करना है। मतलब जो सरकार कह रही है, जो बात नए कानून में है, वही बात कोर्ट ने भी कही। अब विपक्ष इसको जानबूझ के छुपा रहा है या कोई और वजह है, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई ये बता दिया कि कोर्ट ने तो वही कहा है जो कानून में लिखा हुआ है, तो फिर तो कांड हो गया। फिर क्या जाके मुंह दिखाएंगे कि हम हार के आए हैं, हम तो हमारी चीचा लेदर करा के आए हैं। तो ये बता ही नहीं रहे कि कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर में भी जो रजिस्टर्ड है उसके अलावा बाकी प्रॉपर्टी जो है उसको डीनोटिफाई करने से मना नहीं किया है, क्योंकि इनको अपने वोट बैंक को गुमराह करना है। सुप्रीम कोर्ट में आज मौजूद रहे वकील का बयान सुनिए, वो खुद बता रहे हैं कि कोर्ट ने क्या किया है। माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डीनोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डीनोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है।
इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये ओवैसी, ये कपिल सिब्बल, ये अभिषेक मनु सिंघवी चेहरे पे तो दिखा रहे हैं कि बड़ी जीत मिल गई, लेकिन उनको भी दिख रहा है कि भाई कोर्ट ने एक तो कानून पर रोक नहीं लगाई, दूसरा वक्फ बाय यूजर के तहत जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है उस पर कुछ नहीं कहा कि भाई उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। वक्फ संपत्ति को लेकर जो पूरा बवाल है वो कभी भी रजिस्टर्ड संपत्ति को लेकर था ही नहीं, क्योंकि वो तो लीगल है भाई, वो तो रजिस्टर्ड है। पूरा मामला तो वक्फ की अनरजिस्टर्ड संपत्तियों का है जिसे लेकर गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं, अवैध कब्जे की बातें आती हैं। इन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार अभी भी स्वतंत्र है, वकील खुद बता रहे हैं, और कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। कल सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने ही कहा था कि वक्फ के पास 8 लाख संपत्तियां हैं, जिसमें से 4 लाख संपत्ति वक्फ बाय यूजर है। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि इन्हीं 4 लाख वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों में ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं, क्योंकि इनमें से कई जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके कागज भी मौजूद नहीं है, और ज्यादातर संपत्तियां अनरजिस्टर्ड होती हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी का पुराना बयान सुन लीजिए, वो खुद बता रहे हैं कि यूपी में वक्फ की जमीनों का क्या हाल है, कितनी जमीन रजिस्टर्ड है, कितने के पास कागज है। सुनिए ओवैसी बता रहे हैं। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ बाय यूजर निकाल दिए। यानी ओवैसी खुद बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 90% से ज्यादा वक्फ में की जो संपत्ति है वो वक्फ बाय यूजर है, जिसके कागज तक नहीं है। तो कागज ही नहीं है तो रजिस्टर्ड क्या होगा? और जब रजिस्टर्ड नहीं है तो यानी आज कोर्ट ने जो कहा है उसके दायरे में वो आएगा नहीं, यानी उस पर एक्शन हो सकता है। वकील यही तो कह रहे थे। आप सोचिए, जो नरेंद्र मोदी के पूरे वक्फ कानून को गैरकानूनी बता रहे थे, वो कानून के 2 पॉइंट्स पर ही कुछ दिनों की रोक लगने से इतना खुश हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कानून रद्द कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान को सुनिए, कह रहे हैं कि जज और वकीलों ने धर्म से ऊपर उठकर साथ दिया है। सुनिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, तमाम वकीलों का, जिन्होंने आज धर्म से ऊपर उठ करके हमारे लिए खड़े हुए, मेहनत की, साथ दिया इस मुल्क को बचाने का। तो मैं आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान तो खुशी मना रहे हैं, चेहरे पे खुशी दिख नहीं रही है, लेकिन भाई उधर जाके अपने कंस्टिट्यूएंसी में बताना तो है मुसलमानों को यह जीत के आए, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि पता है कि वो तो हुआ नहीं जो चाह रहे थे। संसद में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पे भी खुशी नहीं थी। ओवैसी का बयान खुद ये बता रहा है कि वक्फ कानून के रद्द करने की लड़ाई अभी लंबी है और इसमें सफलता मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है उनको। सुनिए एक बार ओवैसी को, और उनका जरा चेहरा देखिए कि कैसे आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनका चेहरा उतरा हुआ था। ये सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। सर इधर भी 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा, अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। देखिए, बॉडी लैंग्वेज नाम की एक चीज होती है। ये देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज संसद में जब फाड़ रहे थे और आज जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर बयान दे रहे थे, चेहरे पे तनाव था। भाई अगर आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की हार हो गई, इस कानून को जो है कि धज्जियां उड़ गई, तो भाई चेहरे पे खुशी होनी चाहिए थी ना। ना अमानतुल्लाह खान के चेहरे पे खुशी है, ना ओवैसी के चेहरे पे खुशी है। वक्फ कानून पर अब आगे क्या होगा ये भी आपको बताता हूं। पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी, जो इसके लिए 7 दिन का वक्त दिया है। फिर 5 दिन के अंदर जब वो सरकार अपना पक्ष रख देगी, तो 5 दिन के अंदर जो कानून का विरोध कर रहे हैं, जो याचिका करता है, उनमें से 5 को कहा गया है कि भाई 5 की ही रिट पिटीशन मानेंगे, तो उनका अपना तय कर लीजिए कौन 5 है, और वो 5 जो पक्ष है वो अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ डाली गई ढेरों याचिकाओं के नंबर को कम करके 5 कर दिया है। सीजीआई की तरफ से कहा गया कि सिर्फ 5 याचिकाएं लेकर आए, सबको सुनना संभव नहीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों से कुछ वकीलों के भी नाम तय करने को कहा है जो कोर्ट में पक्ष रखें। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगली तारीख में अंतरिम आदेश दिया जाएगा। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पुरानी वक्फ संपत्तियों को लेकर भी दलीलें दी गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ सैकड़ों साल पुराना है, अगर वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा
तो 200-300 साल पुरानी संपत्ति के कागज कहां से लाएंगे बॉस? अब गजबी बात है ये, जिस जमीन पर मन किया उसको वक्फ घोषित कर दिया, लेकिन कागज नहीं है इनके पास। पब्लिक कह रही है कि पहले जब सीए एनआरसी आया तो बोले कागज नहीं दिखाएंगे, अब जब वक्फ की बात हो रही है तो कह रहे कागज कहां से लाएंगे। तो मतलब कागज नहीं दिखाएंगे कि अपार सफलता के बाद अब कागज कहां से लाएंगे का गाना शुरू हुआ है। कागज कहां से लाएंगे भाई, कह रहे हैं। भाई कभी आपको सोचना पड़ा कि इस तरह से देश चलेगा कि कैसे चलेगा हिसाब, कि कोई कागज नहीं देंगे लेकिन ये संपत्ति मेरी हो गई। इस तरह की दलीलें अयोध्या के राम मंदिर की सुनवाई के दौरान तब कहां चली गई थी? उस समय तो प्रभु श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जा रहे थे, प्रभु श्री राम सनातन के सबूत मांगे जा रहे थे। 200-300 साल की बात नहीं थी। अभी इनके पास 200-300 साल के सबूत नहीं है देने के लिए, वक्फ के लिए। तब यही लोग खड़े होकर कह रहे थे कोर्ट में कि रामलला के क्या सबूत हैं, प्रभु श्री राम के क्या सबूत हैं। प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते थे कोर्ट में खड़ा होकर। उस समय क्यों नहीं कहे कि राम मंदिर तो सैकड़ों साल पहले बना होगा, प्रभु श्री राम जो हैं उनके सबूत कहां से आएंगे इतने पुराने। आप देखिए प्रभु श्री राम को लेकर इन लोगों ने क्या क्या कहा। राम मंदिर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा था कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि इसका सबूत कहां से लाएंगे। 2019 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि 10,000 कमरों में से किस कमरे में राम पैदा हुए थे। इन लोगों को लाज नहीं आई थी, तब शर्म नहीं आई थी कि पूछ रहे किस कमरे में प्रभु श्री राम पैदा हुए थे। तब किसी को नहीं लगा कि सबूत कहां से लाएंगे, किस कमरे में। ऐसा ऐसा सवाल पूछते थे ये लोग। यूपीए 2 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि राम सेतु जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये तो कोरी कल्पना है। उस समय केंद्र सरकार के वकील कपिल सिब्बल ही थे। 2007 में करुणानिधि ने कहा था कि राम कौन है, वो किस कॉलेज में पढ़े थे, इसका कोई सबूत दे सकता है। यानी हिंदुओं से इनको बात बात पे सबूत चाहिए था। इनको भगवान राम के अस्तित्व और कहां जन्मे, किस कमरे में जन्मे, किस कॉलेज में पढ़े, इसके सबूत चाहिए थे। और आज जब वक्फ की प्रॉपर्टी की बात आई कि कहां उंगली रख दी है, वहां जमीन तुम्हारी, वो संपत्ति तुम्हारी कैसे हो गई दिखाओ, तो कह रहे 200-300 साल पुरानी वक्फ की संपत्ति की बात में कह रहे कागज कहां से लाएंगे। ज्ञानवापी में इनको सबूत चाहिए, मथुरा में इनको सबूत चाहिए, लेकिन वक्फ कर दी जमीन बाय यूजर या जो भी, उसका कागज नहीं है। हमने कह दिया तो हो गया ना, अब इसका सबूत क्या देना। ये तराजू बराबर है बॉस। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की सुनवाई में बार बार धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की दलील दी जा रही। इसी आधार पर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदायों का सदस्यों का विरोध किया जा रहा है। कहा गया कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है, सरकार इसमें दखल दे रही है। वक्फ कानून मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर हमला है। मुस्लिम धार्मिक संस्था में गैर मुसलमानों की नियुक्ति क्यों होनी चाहिए? जबकि वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था है ही नहीं। खुद सुप्रीम कोर्ट यह बात कह चुका है। सुनिए जगदंबिका पाल को। 2010 में रामराज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का सवाल उठा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि वक्फ बोर्ड इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, ये एक कानूनी संस्था है। इसी तरह से कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेज नज़ीर अहमद में हुआ था, उसमें भी कहा था कि ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, प्रशासनिक बॉडी है, न कि धार्मिक संस्था। इसलिए जब कोई प्रशासनिक बॉडी है तो उसमें मुस्लिम या नॉन मुस्लिम बिल्कुल रखना वाजिब है। जेपीसी के चेयरमैन थे जगदंबिका पाल, कह रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि ये तो स्टेटरी बॉडी है, ये धार्मिक संस्था है ही नहीं वक्फ बोर्ड। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट खुद वक्फ कानून की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठा रहा है कि क्या हिंदू बोर्ड्स में गैर हिंदुओं की नियुक्ति होगी। वक्फ बोर्ड और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं की तुलना गैर मुस्लिम या गैर हिंदुओं की नियुक्ति के आधार पर की जा रही है। जबकि अगर तुलना करनी है तो फिर भाई पहले तराजू तो बराबर करना होगा, क्योंकि हिंदुओं से जुड़ी संस्थाओं के पास वक्फ बोर्ड जैसी ताकत ही नहीं है। मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूं। वक्फ बोर्ड जिस जमीन को चाहे वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है, हिंदू बोर्ड ऐसा कर ही नहीं सकता। उनके पास यह अधिकार ही नहीं है कि जहां उंगली रख दिया वो कह दिया कि भाई ये जमीन हो गई। तो पहले तराजू तो बराबर कीजिए, पहले हिंदुओं को यह अधिकार दे दीजिए कि भाई आपको भी आपका एक बोर्ड जो है, हिंदू बोर्ड जो है, वो जहां मन वहां उंगली रख दे, कह दे कि भाई ये जमीन जो है वो हमने शंकर जी के नाम कर दी, ये हमने विष्णु जी के नाम कर दी। फिर 50-70 साल जो है उस पर आप करने दो, सबको केस लड़ने दो, और हिंदुओं का भी एक बना दो आप कि भाई आपके हिसाब से चीजें चलेंगी, ट्रिब्यूनल बना दो हिंदुओं का। तराजू बराबर है ही नहीं। सवाल उठ रहा है कि भाई क्या हिंदुओं के साथ ऐसा हो सकता है? वक्फ बोर्ड गैर मुस्लिम की संपत्ति को अपना बता सकता है।
अन्य बाकी धर्मों से जुड़ी संस्था के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर का नियम है। हिंदुओं के पास मंदिर बाय यूजर का नियम है? कोई नियम नहीं है। वक्फ संपत्ति का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल में होता है। ऐसा ट्रिब्यूनल या ऐसी ताकत किसी और धर्म के पास इस देश में है ही नहीं कि अपना ट्रिब्यूनल हो हिंदुओं के पास, सिखों के पास, ईसाइयों के पास। अगर किसी को वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस करना है तो उसे 2 महीने पहले वक्फ बोर्ड को नोटिस देकर सूचना देनी होती है, लेकिन किसी और धर्म के लिए ऐसा कोई नियम नहीं। वक्फ बोर्ड के मेंबर और मुतवल्लियों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया जाता है। पुरोहित, पादरियों, पुजारियों को ऐसा कोई दर्जा नहीं मिलता है। यानी हिंदुओं के पास, दूसरे धर्म के लोगों के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो वक्फ बोर्ड को मिली हुई है। तो बॉस पहले ताकत का लेवल बराबर कर दीजिए, फिर कहिए कि हाँ ठीक है हिंदू बोर्ड में भी डाल दीजिए 2 मुसलमान को। भाई 20 लोग होंगे, 22 लोग होंगे, उसमें 2 गैर मुस्लिम की बात हो रही है, तो ये ताकत दे के आप भी कर दीजिए उधर मामला। और एक बड़ी बड़ी मामूली सी बात पूछता हूं, भाई पाकिस्तान तो धर्म के हिसाब से बन गया था, लोग उधर चले गए कि हमको अपने धर्म के हिसाब से चलना है, हम उधर पाकिस्तान जा रहे हैं। जो लोग इधर रह गए उन्होंने ये तय किया था ना बॉस कि हम मिलजुल कर रहेंगे। हिंदू ने तो आपसे नहीं कहा कि भाई इधर मत आना, अब जाओ जाओ उधर ही जाओ। हिंदू ने भी कहा कि ठीक है तुमको यार आना, रहो भाई, साथ में रहेंगे। लेकिन यहां जो चीज होती है उसमें कह दिया जाता है कि हमारे में मत घुसो, ये हमारा अपना मामला है। ट्रिपल तलाक ये हमारा मामला है, इसमें मत घुसो भाई। आपको जो है वक्फ बोर्ड ये हमारा मामला है, इसमें मत घुसो भाई। कोई यूसीसी ये हमारा मामला है, इसमें मत घुसो भाई, यूसीसी हम नहीं मानेंगे। जिनको हमारा मामला है हम नहीं मानेंगे ये करना था, वो तो अपना मामला लेके पाकिस्तान गए थे। जो यहां रह गए थे वो तो यही मान के रहे थे ना कि हमारा तुम्हारा मामला मिलजुल के चलेगा। आज हर चीज में हमारा मामला हो जाता है। नहीं, वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू नहीं आ सकता, कोई दूसरा नहीं आ सकता। वक्फ बोर्ड के पास अनलिमिटेड पावर है, दूसरे धर्म के बोर्ड के पास है ही नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। पहले यहां बराबरी का दर्जा मिले, उसके बाद हिंदू बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल करने पर कोई आपत्ति किसी को नहीं हो। एक बार विष्णु शंकर जैन को भी सुनिए, जो वक्फ बोर्ड की ताकत के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनना चाहिए आपको। जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता है, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता है, तो ये वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है? और वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को स्टे करना चाहिए और इस कंसेप्ट के आधार पे जितनी संपत्ति गलत ढंग से ली गई है उसको वापस लाने की कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये भी देखिए कि वक्फ बिल पर जब संसद में बहस हो रही थी और यह बिल कानून बनने की राह पर था, तभी से इसका विरोध शुरू हो गया था। कहा जाने लगा कि कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। वही हुआ, वक्फ कानून पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होनी। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई भी कर रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत उदाहरण सेट कर रहा है, क्योंकि जब वो वक्फ कानून 1995 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाइए हाईकोर्ट जाइए, जबकि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस, टीएमसी की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फौरन सुनवाई के लिए तैयार हो गया। तो विष्णु शंकर जैन पूछ रहे हैं कि भाई हमको तो आपने कहा आप हाईकोर्ट जाओ, ये लोग कौन जो 30 मार खाएं जिनको आप सुनने को तैयार हो गए? भाई क्यों हुआ ऐसा? ये विष्णु शंकर जैन का सवाल सुनिए। वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए? और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है? तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं। हालांकि एक तरफ तो कहा जा रहा है भाई सारा मुसलमान जो है वो मोदी के खिलाफ है, इस कानून के खिलाफ। लेकिन आप देखिए, आज ही प्रधानमंत्री के घर पर बोहरा समुदाय के मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए और वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया किया। बोहरा समुदाय के मुसलमानों से पीएम मोदी का पुराना और गहरा रिश्ता रहा। बोहरा समुदाय के बड़े कार्यक्रमों में पीएम मोदी शिरकत करते रहे। वक्फ कानून के समर्थन में बोहरा समुदाय की खुशी वक्फ कानून के खिलाफ नैरेटिव चलाने वाले इकोसिस्टम को बहुत चुभ रही हो, क्योंकि यह इकोसिस्टम तो यही माहौल बना रहा है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान वक्फ कानून के विरोध में। इस इकोसिस्टम के मुताबिक जो भी मुसलमान इस पीएम मोदी के नए वक्फ कानून का समर्थन कर रहा है वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी से मिला हुआ है। आज बोहरा समाज से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि वक्फ में संशोधन का विचार उनको कब आया, कैसे आया और कैसे इसे तैयार किया गया। सुनिए, पीएम मोदी ने खुद बताया है। मेरे पास ये
कानून तो बाद में बना। पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। आप सोचिए बॉस, ये है नरेंद्र मोदी का होमवर्क। एक दिन उठे, कहा कि इन्हें काम करते हैं, वक्फ कानून को बदल देते। ऐसा नहीं करते हैं वो कह रहे बहुत दिन से ये सब बातें मेरे सामने थी, 5 साल इस पे काम किया, तब जाके ये वक्फ संशोधन एक्ट आया है। लेकिन जिसको हंगामा करना है वो कर रहा है। लेकिन भाई साहब, आज बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून के विरोधियों को जबरदस्त झटका तो मिला है। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट में जो हुआ, आज आपको वो भी सुनना चाहिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट से मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता सरकार को तगड़ा झटका लगा है। अब इसी का चैप्टर, कलकत्ता हाईकोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुनवाई हुई, ममता सरकार की गजब छीछा लेदर हो गई क्या? हाईकोर्ट के आदेश से लेकर पुलिस की रिपोर्ट तक ममता बनर्जी के सारे दावों की पोल खुल गई है क्या? अब इसका चैप्टर। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई थी। आज कलकत्ता हाईकोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ममता सरकार से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद की स्थिति पर जवाब मांगा, जिसके जवाब में ममता सरकार ने दावा किया कि अब हालात नियंत्रण में। लेकिन आज सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ममता सरकार की दलीलों से ज्यादा संतुष्ट दिखा नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। यानी जिन केंद्रीय सुरक्षा बलों पर, जिस बीएसएफ पर ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी कि उन्होंने ही सब करवा दिया अमित शाह के साथ मिलकर, केंद्र सरकार के या केंद्रीय सुरक्षा बल वहां तैनात रहेंगे ताकि लोगों को सुरक्षा मिल सके। यह कलकत्ता हाईकोर्ट आदेश दे रहा है बॉस। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि राज्य सरकार हिंसा की वजह से विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करे। हाईकोर्ट ने वार्निंग दी है कि अब वक्फ कानून के विरोध के नाम पर कोई भड़काऊ भाषण होना नहीं चाहिए। आप सोचिए, हाईकोर्ट को भी दिख रहा है ना कि क्या चल रहा है बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर। हाईकोर्ट के आदेश पर कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट को भी बंगाल पुलिस और ममता सरकार पर भरोसा नहीं है। तभी तो वो कह रही है ना कि भाई केंद्रीय एजेंसियों को वहां रहने दीजिए, केंद्रीय सुरक्षा बलों को रहने दीजिए। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के लिए ममता सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही। ममता बनर्जी तो यहां तक कह चुकी है कि बीजेपी और बीएसएफ ने हिंसा कराई। यह अलग बात है कि खुद बंगाल सरकार की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि हिंसा भड़की कैसे। वक्फ कानून के विरोध में हजारों लोगों की भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया था, और यह सारी बातें खुद सरकार की रिपोर्ट में जो कोर्ट में दी गई, उसके मुताबिक बंगाल के जंगीपुर में 4 अप्रैल से ही वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। 8 अप्रैल को पीडब्ल्यूडी मैदान में जमा हुई हजारों की भीड़ उग्र हो गई। वहां करीब 8 से 10 हजार लोग जमा हो गए थे। 4 से 5 हजार लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस के समझाने पर भीड़ ने कोई बात नहीं मानी। शाम 4:30 बजे के करीब भीड़ अचानक हिंसक हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर चलाए, लाठी, लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों को जान से मारने के इरादे से हमला किया गया। जंगीपुर के उप पुलिस अधीक्षक यानी एसडीपीओ की ग्लॉक पिस्टल जो है वो भीड़ ने छीन ली, जिसमें 10 गोलियां लोड थी। उसके बाद पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए एक्शन लिया। इस घटना की जानकारी और पूरी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश की गई है। यानी इस लेवल की हिंसा हुई कि पुलिस से सरकारी पिस्तौल तक छीन ली भीड़ ने। ये कलकत्ता हाईकोर्ट को बंगाल सरकार रिपोर्ट दे रही है। वहां क्यों नहीं लिख के दिया कि अमित शाह और बीएसएफ ने करा दिया? पब्लिक को बोलने के लिए अमित शाह, बीजेपी और बीएसएफ के लोगों ने करवा दिया बांग्लादेश से लोग बुलाकर, और वहां बता रहे हैं कि वहां पे भीड़ जो थी वो जमा हो गई तो वहीं की ना होगी, और कहां से आई होगी? पुलिस वालों को जान से मारने के इरादे से हमला किया, आप रिपोर्ट में लिख रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि अमित शाह ने करा दिया। ममता बनर्जी हिंसा की जिम्मेदारी बीजेपी और बीएसएफ पर डाल रही हैं, लेकिन कोर्ट के सामने यह बात क्यों नहीं कही कि सब अमित शाह ने कराया? माय लॉर्ड, उनको बोलिए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी फंसती जा रही है।
क्योंकि अब यह खबर आई कि बंगाल पुलिस ने हिंसा में मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुर्शिदाबाद के ही इंजामुल हक को गिरफ्तार किया है, जिस पर हिंसा के दौरान पिता और पुत्र की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हैरानी की बात यह है कि हिंसा में जो पिता और पुत्र मारे गए, इंजामुल हक उन्हीं का पड़ोसी था। बॉस पड़ोसी था। आप सोचिए, जो साथ में पड़ोस में रह रहा था, वो उनको मारने की साजिश रच रहा था। उसको अरेस्ट किया गया। क्यों उसको अरेस्ट किया? जब अमित शाह ने सब कराया था तब। पब्लिक को आप फिर घुमा रहे हैं ना बॉस। माइक लेके बोलने के लिए अमित शाह, कोर्ट में बोलने के लिए जो है वो इंजामुल हक। बंगाल पुलिस के इस दावे से भी ममता बनर्जी की उस थ्योरी पर सवाल उठ गए जिसमें वो कह रही थी कि हिंसा के पीछे बीजेपी, बीएसएफ और बाकी एलिमेंट्स हैं। यहां तो पड़ोसी निकल आया भाई। आप ये भी देखिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट में तो ममता बनर्जी ने दावा कर दिया कि मुर्शिदाबाद में अब हालात नियंत्रण में, लेकिन ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुर्शिदाबाद का दौरा टालने का आग्रह कर दिया। ममता ने कहा कि अभी मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करना सेफ नहीं है, अभी वहां हालात ठीक नहीं हुए हैं। यानी ना तो ममता बनर्जी खुद मुर्शिदाबाद के पीड़ित हिंदुओं से मिलने गई हैं और ना ही किसी और को पीड़ित हिंदुओं से मिलने दे रही हैं। भाई आप कोर्ट में कह रही हैं कि हालात सुधर गए, तो फिर गवर्नर को जाने दीजिए, क्या दिक्कत है अगर हालात सुधरे हुए हैं तो। आज बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में मुर्शिदाबाद दंगों के पीड़ित हिंदू परिवारों के एक समूह से मुलाकात की। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार दंगों में बेघर हुए लोगों को लेकर राजभवन पहुंचे थे, जिन्होंने राज्यपाल को अपनी व्यथा सुनाई। दंगा पीड़ित हिंदुओं ने राज्यपाल से आर्थिक मुआवजे और सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का अनुरोध किया। राज्यपाल बोस ने कहा कि वो खुद मुर्शिदाबाद जाकर हिंसा की हकीकत देखेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें हिंसा प्रभावित इलाकों में न जाने के लिए कहा। बंगाल में वक्फ कानून का विरोध हिंसक तौर पर हुआ, जिस वजह से ममता बनर्जी की सरकार घिरती जा रही है। ममता बनर्जी ने खुद यह बात कही थी कि बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। इस तरह के बयानों से वक्फ कानून का विरोध बढ़ा। अब पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती भी इसी तरह के बयान दे रही। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के मुसलमानों के साथ वैसा सलूक न करो जैसा कश्मीरी पंडितों के साथ आतंकियों ने किया था। सुनिए एक बार। हमें अभी तक अफसोस है, शर्मिंदगी है, मगर आपको मौका है। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ वो सलूक मत करो जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां मिलिटेंटों ने किया है। आज इनको कश्मीरी पंडितों की याद आ रही। खैर, जो हो रहा है वो देश देख रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। पहले अमित शाह की मीटिंग, अब पीएम मोदी से मिले नड्डा। बीजेपी के अगले अध्यक्ष का नाम फाइनल हो गया है क्या? वो कौन सा काम जिसकी वजह से रुका हुआ है बीजेपी के अगले अध्यक्ष का नाम, और वो नाम किसका हो सकता है? बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है? अब इसका चैप्टर। पिछले 24 घंटे से जिस तरह बीजेपी में मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, इससे यह चर्चा तेज हो गई है कि भाई पार्टी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। आप देखिए कि परसों रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह मिले थे। बीजेपी की कई सीनियर नेताओं की मीटिंग हुई थी ना परसों, मैंने आपको दिखाया था। ये जेपी नड्डा के घर से अमित शाह, राजनाथ सिंह निकल रहे थे। ये मीटिंग देर रात चली थी। आज सुबह ही पीएम मोदी ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली और इस पूरे माहौल से यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष का नाम लगभग तय हो गया है। अब बीजेपी अध्यक्ष को लेकर 5 केंद्रीय मंत्रियों की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 2 महिला नेताओं का नाम भी लिस्ट में चल रहा है कि भाई ये 5-7 लोगों में से कोई अध्यक्ष बन सकता है। ये किनके नाम हैं जो बीजेपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं या उस रेस में आगे चल रहे हैं, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बीजेपी के नए अध्यक्ष से पहले एक नियम आड़े आ रहा है। जब तक इस नियम को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक नए अध्यक्ष को चुनना नामुमकिन है बीजेपी के अंदर। बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों की भी सलाह ली जाती है, लेकिन इसमें पार्टी हाईकमान की भूमिका सबसे अहम होती है। इन सबके बावजूद 4 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। भाई 4 नाम कौन है? इस लिस्ट में पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और अभी बीजेपी संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो एक नाम तो शिवराज सिंह चौहान का लग रहा है कि भाई इनको दिल्ली लाया गया है, अब हो सकता है इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। दूसरा नाम है मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का। 63 साल के प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं, 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रहलाद जोशी आरएसएस के बहुत करीबी माने जाते हैं।
बीजेपी के नए अध्यक्ष के नामों की लिस्ट में एक नाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं और 2014 से लगातार मंत्री पद संभाल रहे हैं। वो ओडिशा के ओबीसी समुदाय से आते हैं। अगर बीजेपी पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष बनाने का विचार कर रही है तो इस समीकरण में धर्मेंद्र प्रधान सटीक बैठ सकते हैं। इनके अलावा राजस्थान के भूपेंद्र यादव का नाम भी चर्चा में है। भूपेंद्र यादव को दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। इनके पास पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर वो काम कर चुके हैं। भूपेंद्र यादव को बीजेपी में स्ट्रैटेजी वॉर रूम का एक्सपर्ट माना जाता है। ये 4 नाम अभी तेजी से आगे चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है, लेकिन यही 4 नाम नहीं है। कुछ और नाम है जिनके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि जेपी नड्डा पिछले 5 साल से लगातार बीजेपी के अध्यक्ष का पद और कामकाज संभाल रहे हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद से ही नए बीजेपी अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई थी, लेकिन इस दौरान कई विधानसभा चुनावों की वजह से यह तलाश पूरी नहीं हो पाई। अब यह कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक। सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में हुई मीटिंग्स में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के नए अध्यक्षों के नाम पर भी चर्चा हुई है। दरअसल बीजेपी का जो अपना पार्टी का संविधान है, उसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले 19 राज्यों में कम से कम बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव जरूरी होता है। अभी तक 15 राज्यों के बीजेपी अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। संभावना है कि अगले 3 से 5 दिन में बाकी के 5 राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जैसे ही 19 राज्यों में अध्यक्ष का चयन हो जाएगा, उसके बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद कैबिनेट में भी फेरबदल हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि नए अध्यक्ष के लिए 5 कैबिनेट मंत्रियों की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा तमिलनाडु में एआईएडीएमके गठबंधन के बाद उसे भी मतलब एआईएडीएमके से भी किसी को भी मंत्री पद दिया जा सकता है, तो कैबिनेट रीशफल भी हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष के संभावित नामों में एक और केंद्रीय मंत्री का नाम चल रहा है और यह नाम है मनोहर लाल खट्टर का। अभी मनोहर लाल खट्टर आवास एवं शहरी कार्य और बिजली मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम भी रेस में है। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए ओबीसी और आदिवासी समुदाय का जनाधार बढ़ाने में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी का तो पुराना नाता है, आपको याद होगा। मोटरसाइकिल से दोनों जो है वो प्रचारक के तौर पर घूमते थे, पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे। तो तब की बात है। बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में 2 नाम सबसे हैरान करने वाले चल रहे हैं। पहली बार अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवारों की भी चर्चा चल रही है। इसमें पहला नाम आंध्र प्रदेश की डी पुरंदेश्वरी का चल रहा है। डी पुरंदेश्वरी पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं और फिलहाल आंध्र प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष हैं। इन्होंने पहले कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, फिर बीजेपी में शामिल हुई। अगर बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो बीजेपी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बड़ा फायदा मिल सकता है। दूसरी महिला उम्मीदवार में तमिलनाडु की वानती श्रीनिवासन का नाम है। वानती इस समय बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वानती श्रीनिवासन 1993 से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, यानी इनके पास संगठन के कामों का 32 साल का अनुभव है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2021 के तमिलनाडु चुनाव में वानती श्रीनिवासन ने साउथ के सुपरस्टार कमल हासन को हराया था। तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि जब साउथ की बात होती है तो कुछ लोग अन्नामलाई का भी नाम लेते हैं, क्योंकि उनको वहां तमिलनाडु के अध्यक्ष पद से हटाया गया। अमित शाह ने उनकी बड़ी तारीफ वाला एक ट्वीट भी डाला था, तो कुछ लोग उनके नाम की भी चर्चा कर ले रहे हैं कि भाई अन्नामलाई डायनेमिक लीडर तो है ही, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खास भी हैं, हो सकता है उनका भी नंबर लग जाए। लेकिन अभी कहना मुश्किल है। साउथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी इस तरह का निर्णय ले सकती है, कोई साउथ से हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है। यह तो सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में किस तरह अध्यक्ष चुने जाते हैं। आपको बीजेपी में अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया के बारे में बताता हूं। भाई कांग्रेस में तो क्या होगा, अभी इनको छोड़ दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो गांधी परिवार से ही कोई होता था। सपा में अखिलेश यादव ही होंगे, सबको पता है, वहां कोई रेस ही नहीं है। लेकिन बीजेपी में एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें बीजेपी हाईकमान के साथ राष्ट्रीय और प्रदेश के संगठन के नेताओं से बात की जाती है। इस पद के लिए संघ की सलाह पर भी विचार किया जाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम बनाए गए। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश के परिषदों के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के मुताबिक ही होता है। अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो।
इसके अलावा प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। इस लिहाज से देश के 19 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बीजेपी में पूरे संगठन को राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक 7 हिस्सों में बांटा गया है और इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। आपको याद होगा अमित शाह ने याद दिलाया था अखिलेश यादव को कि भाई टाइम लगता है, वो बाइट अगर है तो चला दीजिए एक बार। अमित शाह ने याद दिलाया था संसद में, वो पूछ रहे थे कि भाई कोई अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं लोग, तो भाई अमित शाह ने कहा था कि आपके यहां तो किसी को भी किसको बनना है सबको पता है, अगले कई साल तक आप ही अध्यक्ष रहेगा, हमारे यहां टाइम लगता है। सुनिए वाला बयान। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। तो बीजेपी में जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो राज्य का नेतृत्व है, जो स्थानीय नेतृत्व है, सबके बीच चर्चा करके अध्यक्ष चुना जाता है। इस तरह का रिश्ता है सबके बीच में, इसलिए समय लग रहा है।